चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का होमवर्क है, ठीक है, बताइएगा। चैप्टर क्या है? यूनानी आक्रमण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए, बताइए, इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, कह सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? बताइए क्या होगा? नंद वंश का था। किसका था? नंद वंश का, ठीक है। तो कह रहा है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का था। चलिए इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिए। डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही रिवीजन करवाते हैं क्योंकि थोड़ा सा इधर लेट हो रहा है। बताइएगा कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? बताइए। घनानंद। क्या हुआ? घनानंद। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? द घनानंद था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? कथन कह रहा है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 322 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया था। क्या सही है? बताइए। सही है ना। और कारण कह रहा है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। क्या सही है? ये गलत है ना, ये गलत है, ठीक है। तो ए सही है, क्या है? तो आर क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे कह रहा है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? बताइए। मत्सग। क्या है? मत्सग। कह रहा है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो क्या होगा? मत्सग होगा, मत्सग। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों में से थी। बताइए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए, इसमें कौन कौन होगा? बताइए। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देश द्रोही शासकों से सहायता मिली। हाँ देखिए, कह रहा है ना कि भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों में से कौन कौन थी। देखिए पहला क्या था? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। और उसकी फौज क्या थी? बेहतर थी, बिल्कुल सही है। और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, बिल्कुल सही है। और वह एक अच्छा प्रशासक था। ये क्या है? गलत है। 1 2 3 क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन में रहिए 6 पे कह रहा है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। बताइए क्या होगा? पुरु या पोरस हो जाएगा। क्या होगा? पुरु या पोरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? बताइए क्या होगा? डायमेकस नहीं आया था, ठीक है, लेकिन निरियाकस, ऑनोसिक्रिएटस और ऑस्टियोबुलस आया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, डायमेकस नहीं आया था, लेकिन निरियाकस और ऑन्टियोसिक्रिएटस और ऑस्टियोबुलस क्या था? आया था। देखा रहा है ना कि डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। अस्टेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। अगला चैप्टर जो है मौर्य साम्राज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। इससे बहुत सारा क्वेश्चन हिस्ट्री में आता है, कोई भी एग्जाम में उठा लीजिए। चलिए आगे देखिए। इसका मौर्य साम्राज्य, इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका डिटेल बहुत ज़्यादा है, इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी आगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाइए डायरेक्ट 1 पे। देखिए बताइएगा कि उत्तरापद की राजधानी कहाँ है? बताइए। उत्तरापद की राजधानी बोलेगा क्या होगा? तक्षशिला है। कहाँ है? तक्षशिला। उत्तरापद की राजधानी बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। अवंतीपट की राजधानी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? उज्जैनी। क्या होगा? उज्जैनी, ठीक है। और कलिंग का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तोसली। कलिंग का बोलेगा तो तोसली। और दक्षिणापद का बोलेगा तो क्या होगा? सुवर्णागिरी। क्या होगा? सुवर्णागिरी। अब प्राच्य या पूर्वी प्रदेश का क्या बोले तो पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र। उत्तरापद का बोलेगा तक्षशिला, अवंतीपट का बोलेगा उज्जैनी, कलिंग का तोसली, दक्षिणापद का सुवर्णगिरी और पाँच या पूर्वी प्रदेश का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये पाँचों। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य में स्थापित किया गया था। बताइए किसके द्वारा? बताइए। कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कह रहा है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? बताइए क्या होगा? क्या है? तो मौर्य वंश है। क्या है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सबसे पुराना राजवंश है, तो कौन है? मौर्य वंश है।
तो याद रखना कि मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है, इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक है। और मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो मौर्य राजवंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और याद रखिए इसके बाद कुषाण वंश जो है ना, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट पे, कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट गुण रूप में वर्णन हुआ है, कह रहा है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन? बताइए। क्या है? विशाखदत्त। क्या है? विशाखदत्त। ठीक है। और विशाखदत्त कृत कौन है? मुद्रा राक्षस है। लेकिन मुद्रा राक्षस के लेखक बोलेगा तो कौन है? विशाखदत्त है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल या कुलहीन भी कहा गया है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 5 पे, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो कह रहा है विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे, कह रहा है कि 6 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी? बताइए क्या होगा? विलियम जोन्स। क्या होगा? विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स। तो कह रहा है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? जो विलियम जोन्स ने किया था। चलिए क्वेश्चन 7 पे कह रहा है निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था? बताइए क्या होगा? जस्टिन। क्या होगा? जस्टिन। ठीक है। तो कह रहा निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था? तो जस्टिन किया था। कौन किया था? जस्टिन। भाई कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके थे? बताइए। कौटिल्य प्रधानमंत्री बोलेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? बताइए क्या होगा? विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जो भी बोलिए। चलिए आगे आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पे, कह रहा है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? बताइए। चाणक्य का नाम बोलेगा तो विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के विषय पर आधारित है। बताइए। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। कह रहा है ना कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों का और अभ्यास की पुस्तक है। और इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था भी क्या है? विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, क्या है? बताइए। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ठीक है। तो कह रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। आगे कह रहा है नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? बताइए। क्या है? मित्र है। कह रहा है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? तो मित्र था। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? बताइए क्या होगा? क्या है? तो राजनीतिक नीतियाँ। कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियाँ। तो कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक द्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। चलिए क्वेश्चन 15 पे कर रहा है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 1 और 2। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। इस तरह दासत्व का मालिक शासन के पुत्र जन्म पर हो जाती है। तो कह रहा है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है, बिल्कुल सही है। और स्त्री दास अपने मौलिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पे मुक्त हो जाती है। जो थी बिल्कुल क्या है? सही है। तीसरा क्या है? गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए 1 और 2 क्या था? सही था। चलिए आगे ये कह रहा है क्वेश्चन 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? बताइए क्या होगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कह रहा है कि अर्थशास्त्र के राजनीतिक शास्त्र एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से जो है ना की जाती है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 पे करा किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था, बताइए क्या होगा। बिंदुसार। बिंदुसार, क्या होगा बिंदुसार। कह रहा है किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था, तो बिंदुसार। तो कह रहा है कि स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोगोस प्रथम ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा ने भेजा था, यह मेगास्थनीज के स्थान पे आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे करा बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए क्या होगा। बुधघोष के समर्थ प्रसादी था। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बुधघोष की समर्थ प्रसादिका। तो कह रहा है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो बुधघोष की समर्थ प्रसादिका। चलिए आगे आइए। कह रहा है क्वेश्चन 19 कर रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का पहला कारापेंदु का महल जो है मुक्ता बना है, किसका बना है, बताइए। लकड़ी का। कह रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुक्ता के बना है, किसका, लकड़ी का है। कह रहा है नेक्स्ट है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए, बताइए क्या होगा। क्या हुआ, पाटलिपुत्र। तो कह रहा है किस प्राचीन नगर के अवशेष जो है कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुआ, तो पाटलिपुत्र। ले आगे आइए। कह रहा है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, बताइए किसका था, पाटलिपुत्र का। क्या होगा, पाटलिपुत्र का। तो कह रहा है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, किसका था, तो पाटलिपुत्र का था। नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, बताइए। चंद्रगुप्त। क्या है, चंद्रगुप्त। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त होगा। क्या होगा, चंद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीता था, बताइए क्या होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, ठीक है। तो कह रहा है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। चलिए आगे आइए। कह रहा है 24वां क्वेश्चन है। कह रहा है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में पर था है, क्या, बताइए क्या होगा। कह रहा है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ये कौन सा है, रुद्रदामन का क्या हो जाएगा, जूनागढ़ शिलालेख। क्या है रुद्रदामन का, जूनागढ़ शिलालेख हो जाएगा। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह मार्ग मौर्य साम्राज्य में क्या था, शामिल था। चलिए आगे आइए। कह रहा है क्वेश्चन 25 कह रहा है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, बताइए किस में, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में। कह रहा है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। चलिए आगे कह रहा है कि सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, को किस भारतीय राजा ने हराया था, क्या होगा, चंद्रगुप्त हराया था। कौन था, चंद्रगुप्त। कह रहा है कि सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, को किस भारतीय राजा ने हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चलिए आगे। कह रहा है कि मौर्य वंश संस्थापक बोला चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस को आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में क्या किया था, परास्त किया था। आगे क्वेश्चन 27 पे कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था, बताइए क्या होगा, 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था, 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट दिया गया मानचित्र संबंधित है, बताइए किससे। इसमें मानचित्र को देखना है, बताना है कि कौन सा होगा, बताइए। इधर आइए, तो कौन कौन होगा, तो क्या हो जाएगा, अशोक से था, उसके शासनकाल के अंतिम समय से था, ठीक है। देखा रहा है कि उस मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है, जो मानचित्र दिया हुआ था वो अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन रही 29 पे कह रहा है किसने सही सुनता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, अशोक। कौन किया था, अशोक। कह रहा है किसने सही सुनता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था, तो अशोक।
चलिए आगे कह रहा है कि अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था और ऐसे तकनीक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा इसके त्रिविध आयाम थे। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, बताइए। श्रीलंका नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग था। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका नहीं था, अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग था। चलिए नेक्स्ट आइए, इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शहर बृहद शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। द्वितीय मुख शिलालेख। क्या है? द्वितीय मुख शिलालेख। तो कह रहा है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो द्वितीय मुख शिलालेख। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। कौन कराया था? अशोक ने करवाया था। तो भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? अशोक करवाया था। कह रहा है कि जो है ना, सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना ही प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ था। वह न केवल मानव जो है ना वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसे पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल, औषधालय व औषधि बागों का निर्माण करवाया था। आयकर अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म को आस्था नहीं छोड़ी। यह इसका प्रमाण मिलता है किसमें? देवनाम प्रिय की उपाधि। ठीक है, कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म को में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण मिलता है देवनाम प्रिय की उपाधि। चलिए आगे कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है, बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। क्या होगा? दीपवंश और महावंश। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक ने जो है ना अशोक में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है, तो दीपवंश और महावंश में। चलिए आगे आइए। तो कह रहे हैं कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। इसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र तीर्थ नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने किया था। आगे कह रहा है कि 35 नंबर, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? क्या होगा? पाटलिपुत्र में। कह रहा अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। आगे कह रहा निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन कौन थे? सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा? अशोक और 17। 2 और 4 हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो कह रहा निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अशोक और दशरथ थे। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि मौर्य शासक अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। रज्जु थे। रज्जु क्या थे बताइए? रज्जु बोले तो मौर्य शासन में अधिकारी थे। कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। तो अगर अशोक के अभिलेखों में रज्जु नामक जो अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जु में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग धात्री के हाथों में बच्चों को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रजकों की नियुक्ति की थी। आगे करा सार्थवाह किसे कहते हैं बताइए? सार्थवाह किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा? चलिए इसका जो आंसर होगा अगले क्लास में इसका जो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है ना नेक्स्ट होमवर्क देखेंगे। ठीक है, तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक।